Hello student and welcome to the fifth lecture for class 9 mathematics hostel. Myself is Tabib Siddiqui. As you know that we have started the online series और इस सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का 9th क्लास का एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइजेस भी काफी हो चुकी हैं। हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी होमवर्क में भी दे रखी है और नंबर सिस्टम के बारे में जो हमने डीप डिस्कशन किया था वो भी कर चुके हैं हम। रैशनल नंबर की कैटेगराइजेशन कर ली है हमने और उसके बाद हमने इसको नंबर की लाइन में प्लॉट करना सीख लिया है। इरेशनल नंबर को भी प्लॉट करना सीख लिया है। लास्ट क्लास में हमने एक नया मेथड सीखा था जिसमें एसी का बाइसेक्टर लेके करना था, वो भी हमने देख लिया है। बहुत कुछ हो गया है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि आज की क्लास का बाकी है और एक रैशनलाइजेशन। अगर टाइम मिला तो आज, तो नेक्स्ट क्लास में। तो ये चैप्टर अब लगभग फिनिश हो रहा है। तो आपको चाहिए कि उस चैप्टर के बारे में जितना हो सके डाउट्स पूछिए, सारी एक्सरसाइजेस फिनिश करिए और अपना जो ऑल द एक्सरसाइजेस फिनिश करिए, साथ साथ जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिए, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट ऐसा आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो इट इज अपॉन यू कि आप कितना जल्दी मुझसे पूछते हैं क्वेश्चंस को और कितना जल्दी आप अपने नोट्स को बनाते हैं। जूम ऐप के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि डिस्कशन में शामिल रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन तो अपन करते रहेंगे स्टूडेंट, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा कि चैप्टर आपको कितना आया है और मुझे भी ये कैसे इंश्योर रहेगा कि वो चैप्टर आपको कितना आया है। तो जरूर आपसे नोट्स मुझे शेयर करिए, डाउट्स वगैरह स्टार्ट करिए। तो आज हम अपन ऐसा करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स फॉस्टर। माई सेल्फ इज तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसके अंदर रैशनल नंबर की कैटेगराइजेशन देखी थी नंबर सिस्टम के अंदर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और रैशनल नंबर के अंदर भी हमने देखे थे कि 2 तरह के नंबर होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी था। हमने टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग कैसा दिखता है, जैसे कि 1.2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 1.3 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 1.4 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। और क्या हमने देखा, हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चेक किया। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 कैटेगराइजेशन थी, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव टाइप का होगा, जैसे 1.26 26 26 26 26, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेटिव टाइप है। ये कौन सा नंबर होता है, ये रैशनल नंबर ही होता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जाता है, ये हमने कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस किए थे कि किस तरह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव वाले नंबर को अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ हम स्लोली चल रहे हैं और एक क्लास में 1-2 टॉपिक ही कवर कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और बीच की क्लास में आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। आपके नोट्स जो है अभी तक सारे स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन वाली क्लासेस हैं ये चलती रहेंगी। अगर आप अपने आप को कोप अप नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आपके लिए मैथमेटिक्स एक हॉरर सब्जेक्ट की तरह सामने आएगा थोड़े दिनों बाद। तो ये आप तो को डर जाने वाली बात है। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझिए और अपने नोट्स को तैयार करिए, कांटेक्ट में रहिए, ओके। अदरवाइज़ फिर आपके घर पे पेरेंट्स के साथ भी कॉल जाने लग जाएंगे, पीटीएम शेड्यूल होने लग जाएगी। दूसरा, हमने जो टॉपिक पे आते हैं, तो हमने ये बात करी थी कि किस तरह अपन नंबर्स को रियल लाइन पे यानी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को बेसिकली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। या तो नंबर को कैटेगराइजेशन देखनी पड़ेगी कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक स्क्वायर रूट वाले नंबर को अपन ने लास्ट क्लास में चेक किया था कि किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया था अपन ने, जैसे कि √2 √3 √5 √7 √11 इनके अपन ने देखे थे कि किस तरह से अपन इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग द पाइथागोरस 90 डिग्री बना के एक सिंप्लीफिकेशन करके अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक नंबर था रैशनल नंबर, जो कि नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव काइंड का नंबर था। उसको अपन किस तरह कैटेगराइज करके रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे 2.66666 है, तो पहले ये देखेंगे कि 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो पहले 2.6 को मार्क करेंगे। फिर 2.61 और 2.62 के बीच में 2.66 को मार्क करेंगे। फिर 2.661 और 2.662 के बीच में 2.66 और 2.667 के बीच में अपन 2.661 को मार्क करेंगे। इस तरह से अपन आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद अपन ने फिर स्क्वायर रूट वाले नंबर को देखा था। आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम का जो अपना टॉपिक है, आज एक नया कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हायर ग्रेड ऑल्सो। यानी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये कंसेप्ट आपके साथ हमेशा अटैच रहेगा।
हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स की बात करें तो पहले अपन समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। कुछ आप पिछली क्लासेस में पढ़ के भी आए हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 टू द पावर 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 4 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 5 टू द पावर 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 5 होता है। यानी जो पावर होती है उसका मतलब होता है कि वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो बस इसी को अपन आज एक्सपोनेंट की टर्म से पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ लिए कि x जो है वो बेस कहलाता है और n जो है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसी को आप पावर भी बोलते हो और किसी किसी बुक में आप इसको इंडेक्स भी पाओगे कि इसका मतलब इंडेक्स भी होता है। ठीक है ना। तो ये बेस के ऊपर कुछ पावर है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर होती है ना। अभी अपन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जितनी भी आप एक्स लोगे ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। अभी तक अपने सिलेबस में इतना ही अभी आएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। तो एक्स टू दी पावर एन का मतलब होता है कि एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए बेटा, एन टाइम्स। एक्स इंटू एक्स और ये कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, एन टाइम्स। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है ना। जैसे 2 टू दी पावर 4 अगर लिया जाए, अगर अपन 2 टू दी पावर 4 की बात करें तो इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 4 टाइम्स। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का मतलब हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लें पहले इसको अपन एक्सपोनेंट को समझ लेते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज -2/3 टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर -2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। ठीक है। तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा फाइनली आंसर में। एंड 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो -8 और 3 3 9 3 27, तो -8/27 ये आंसर आ जाएगा। और सेकेंड ऑफ पार्ट में क्या देखेंगे, 3 टू दी पावर 4, तो 3 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। ठीक है ना। 3 का टू दी पावर का मतलब क्या हुआ, 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब ये करने के बाद कुछ और अपन एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते रहेंगे और बीच बीच में उसके एग्जाम्पल्स करते रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है नेगेटिव ऑफ एन इंटीग्रल पावर। नेगेटिव इंटीग्रल पावर, आप समझ लो नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब क्या है इसका। जैसे कि अगर आपने बोला 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तो आपने बोल दिया सर 5 इंटू 5, लेकिन 5 टू दी पावर अगर मैं -2 लूँ तो ये क्या होगा, ये अब अपन समझना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, इसको आप लॉ से समझेंगे कि a टू दी पावर -1 ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/a। ये एक लॉ हो गया। ठीक है ना। इसी तरह a टू दी पावर -2 ये कितना हो जाएगा, 1/a²। तो अगर अपन इसको लॉ बनाना चाहें तो अपन क्या इन जनरल क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल पावर क्या बोल सकते हैं कि a टू दी पावर x या a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू या -m इज इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर m। तो ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर का एक लॉ हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब 5 टू दी पावर, दिस इम्प्लाइज 5 टू दी पावर -2 क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर -2 हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, और 1/5 स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, 1/5 इंटू 5 डेट इज इक्वल्स टू 1/25, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल को अपन नेगेटिव इंटीग्रल बना सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंटीग्रल को अपन पॉजिटिव इंटीग्रल भी बना सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाई वे में ये काम अपन कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ठीक है ना। मुझे मैसेज करिए कि सर इसका कैसे लिख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 टू दी पावर -4 क्या होगा, या चलो 6 टू दी पावर
-4 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/6⁴ हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको 1/6⁴ को आप क्या बोलोगे, 1 × 6 × 6 × 6 × 6, ये आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंटीग्रल पावर था। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आएगी लॉज, जो लॉज है वो है प्रोडक्ट लॉ। पहला लॉ आएगा प्रोडक्ट लॉ इन एक्सपोनेंट। मतलब क्या है कि जैसे कि एक नंबर है a⁴m और एक दूसरा नंबर है मल्टीप्लाइड बाय a⁴n, तो इनकी अगर बेस सेम है स्टूडेंट, अगर दो एक्सपोनेंट्स जो लिखे हुए आपके पास, दो नंबर लिखे हुए एक्सपोनेंट फॉर्म में, उनके अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड की जा सकती हैं, तो ये प्रोडक्ट लॉ कहलाता है, यानी a⁴m + n हो जाएगा। ये प्रोडक्ट लॉ, सिंपल लॉ है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर बेस सेम है तो बेस सेम करिए और बाकी दोनों को प्रोडक्ट आप पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी अगर अपन इसको अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट पे देखें तो a⁴m का क्या मतलब है कि a कितनी बार मल्टीप्लाइड हुआ है, m टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, और a यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाइड हुआ है, n टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है। तो अगर टोटल बार देखें तो यहाँ पे a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल a कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, m + n टाइम्स, ठीक है। तो a अगर m + n टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उसका मतलब ये क्या है कि a की पावर m + n है, एक ही बात आ रही है, बात समझ रहे। तो इससे आसानी से प्रूव भी हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं इस बेसिस पे ताकि अपना कंसेप्ट और क्लियर हो। फॉर एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फर्स्ट है 7⁵ × 7⁵ 3 कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो 7⁵ + 3 कितना आ जाएगा आंसर, 7⁸। सिंपल हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा ज़रूर, जैसे कि 5⁴ है और इंटू 5⁻³ है, तो बेस सेम है दोनों का, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 4 + -3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 -3 कितना आ जाएगा 1, तो 5 आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन किया जाए, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बेटा, तो 7⁸ और ये 7⁻−12, तो बेस सेम है, 7 बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 7⁻−4, और 7⁻−4 को भी अपन ने नेगेटिव इंटीग्रल पावर से क्या लिख सकते हैं, 1/7⁴, दोनों चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है। फिर अपन फोर्थ पार्ट पे आते हैं। एक और एग्जांपल ले लें अपन, अगर सपोज करो मैंने लिखा है 2⁵ × 2⁻⁴ × 2⁻⁴ × 2⁻²। अब यहाँ पे 3 मैंने अब नंबर्स ले लिए, तो तीनों का बेस सेम है तो सबकी इंटीग्रल पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो +2⁵ + 5 + -4 n + -2, तो ये कितना आ जाएगा 2⁵ 5 - 6, तो कितना आ रहा है 2⁵−1, दैट इज़ नथिंग बट 1/2, तो ये आ रहा है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होनी ही होनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अगर बेस सेम नहीं है स्टूडेंट तो पावर ऐड होंगी क्या, नहीं, फिर ऐड नहीं होंगी। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और ले लें, 2⁸ × 2⁻⁴ × 2⁻−5 × 3⁻⁴ × 3⁻7 × 5⁻3 × 5⁻−2। तो अब जो बेस सेम है ना उनकी पावर्स ऐड होंगी, जिनका बेस सेम नहीं है वो ऐड नहीं होंगे, बात समझ लो। तो जैसे कि 2 और 2 बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 8 n + -5, और फिर 3 के ऊपर 3 की पावर ऐड हो जाएंगी 4 + 7, फिर क्या है 5, तो 5 की पावर ऐड हो जाएंगी 3 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2⁵ और 3 यहाँ पे 11, और ये कितना आ जाएगा 5⁻1, तो आंसर कितना लिख दोगे आप, 2⁵, 3⁻11 एंड 5⁻1, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन को क्वेश्चन को समझना है। अब इसी प्रोडक्ट लॉ का जो एक्सटेंशन है वो कहलाता है कोशिएंट लॉ, ठीक है ना, या डिवीज़न लॉ भी कह सकते हो आप इसको। तो जो नेक्स्ट लॉ है स्टूडेंट वो कहलाता है कोशिएंट लॉ, कोशिएंट लॉ, इसी को अपन डिवीज़न लॉ भी कहते हैं। यानी कि दो नंबर हैं, जैसे कि अभी अपन a⁴m और a⁴n की दो नंबर हैं जिनकी बेस सेम है लेकिन डिवीज़न फॉर्म में है, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपल, इसको अपन आराम से प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ से ही प्रूव कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसका प्रूफ देखें, प्रूफ देखो तो ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर एम इंटू 1 अपॉन ए टू दी पावर एन लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन ए टू दी पावर एन नेगेटिव इंटीग्रल पावर से क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो माइनस ए टू दी पावर माइनस एन लिखा जा सकता है। अब ए टू दी पावर ये पता है ना, ये तो अपन अभी पढ़ा है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ए टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, ये अभी अपन ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फर्स्ट लॉ अपन ने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था, नेगेटिव इंटीग्रल पावर, देखिए ये रहा नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ के आ रहे हैं अभी ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रिकैप करिए, नोट से बनाते चले जाइए। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको दिक्कत कोई नहीं होगी क्वेश्चन लॉ समझने में कि ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन को मैंने क्या लिख लिया, इक्वल्स टू ए टू दी पावर एम, और इसको लिखा 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, एक ही बात है, डिवीजन के अंदर अभी भी है। और 1 अपॉन ए टू दी पावर एन को लिख दिया माइनस ए टू दी पावर माइनस एन। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसे प्रोडक्ट लगा दिया, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो प्लस एम माइनस ऑफ एन, तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ए टू दी पावर एम माइनस एन, हैंस प्रूफ। तो ये प्रूव्ड हो गया डिवीज़न लॉ, इसको डिवीज़न लॉ भी कहते हैं और क्वोशंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसे कि डिवीज़न लॉ पे भी कुछ क्वेश्चंस कर ही लें साथ साथ, जैसे कि सॉल्व करिए आप 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 3 टू दी पावर 7 माइनस 2, तो कितना आ रहा है, 3 टू दी पावर 5 आ जाएगा। बेस सेम है और डिवीज़न में है, तो 3 पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अपन बात करें 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर 4 माइनस 7, तो ये कितना आ रहा है, 5 टू दी पावर माइनस 3 आ रहा है। और चाहो तो आप इसको नेगेटिव इंटीग्रल पावर से क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं इस पार्ट को। इसी तरह अगर अपन थर्ड पार्ट की तरफ जाएं तो क्या है, 2 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर माइनस 3, तो अगर बेस सेम है और डिवीजन में तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 8 माइनस ऑफ माइनस 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर 8 प्लस 3 दैट इज़ नथिंग बट 2 टू दी पावर 11, ठीक है। तो इस तरह से अपने को कन्फ्यूजन नहीं करना है, जैसे कि 2 टू दी पावर 8 अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 3, अब नीचे की पावर ही नेगेटिव है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ है, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज करो 2 टू दी पावर माइनस 7 है ऊपर और नीचे है 2 टू दी पावर सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं 8, तो अभी बेस सेम है लेकिन डिवीजन में तो क्या होंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अब क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर माइनस 7, तो माइनस 7 था ही, अब माइनस 8 तो डिवीजन की वजह से आया है ना, m माइनस एन की जो प्रॉपर्टी है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 टू दी पावर माइनस 15 दैट इज़ 1 अपॉन 2 टू दी पावर 15, ठीक है। तो इस तरह से अपन को चीज़ों को हैंडल करना है, इस तरह से चीज़ों को समझना है। तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर 15 ये आ रहा है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं आप। तो ये इसमें भी कोई डाउट एज सच होना नहीं चाहिए। तो अपने क्या था, अभी तक क्या पढ़ा है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर पढ़ी है और प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, प्रोडक्ट लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। प्रोडक्ट लॉ के बाद हमने क्वोशंट लॉ पढ़ा है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाइड के अंदर है नंबर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी सेम बेस पे। और डिवीज़न लॉ या क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि अगर नंबर सेम है यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और नंबर जो है डिवीज़न फॉर्म में है, तो बेस पे पावर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म पे आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पावर और पावर लॉ, यानी पावर के ऊपर अगर पावर हो, कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं कि पावर के ऊपर अगर पावर हो, जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल लिख लेते हैं, रूल 4 लिख लेते हैं इसको, या रूल 4 लिख लेते हैं। तो पावर ऑफ पावर लॉ, पावर ऑफ पावर लॉ का मतलब क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर, जैसे कि अगर अपन बात करें ये होता है ए टू दी पावर एम और इसके ऊपर एक और पावर, तो ये बहुत सिंपल है, इसको भी याद करना बहुत आसान है। ये पावर ऑफ पावर लॉ कहता है कि ए टू दी पावर एम है और उसके ऊपर अगर कोई पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, एम इंटू एन हो जाएगा, बस ये है इसका लॉ, ठीक है। तो ये सारे लॉ बिल्कुल बाय हार्ट एकदम याद होने चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी अगर अपन इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 5 टू दी पावर 3 और इसके बाद पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, 3 इंटू 2 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लें, 2 टू द पावर 3 और इसके बाद पावर 4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 12 आ जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट लॉ से, सॉरी पावर टू पावर लॉ से। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो फ्रैक्शन के अंदर है ऐसा 2/3 है, 2/3 टू द पावर 3 एंड इसके ऊपर कोई पावर है, सपोज करो 4 है तो कितना हो जाएगा 2/3 और जो पावर से वो क्या हो जाएंगी बेटा मल्टीप्लाइड हो जाएंगी तो 3 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 टू द पावर 12 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं, तो ये जो जाएगा 5/6 टू द पावर -4 और इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो कितनी आएगी 3। तो अब अपन क्या करेंगे, वापस से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/6 टू द पावर -4 इंटू 3 तो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 5/6 टू द पावर -12। अब इंटीग्रल पावर से क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी अगर ये पावर नेगेटिव है तो अगर अपन उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये लॉ बार बार मैं बता रहा हूँ, ये लॉ पढ़ चुके हैं, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। ठीक है ना, तो अगर नंबर a क्या है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 5/6 तो 1/a कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, चेक करिए इस लॉ से मिला के देखिए यहाँ पे। तो ये अपने को हर तरह से खेलना आना चाहिए एक्सपोनेंट के साथ। अगर आप हर तरह से एक्सपोनेंट के साथ समझ रहे हो, खेल पा रहे हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से हो जाएगा, बात समझ लो। अगर लेकिन अगर एक्सपोनेंट्स के अंदर दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, तब आप भी कह सकते हो कि सर इस पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपके रूल्स अच्छे से क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कैसे अपने को आगे बढ़ना है, तो फिर कोई एक्सपोनेंट में ज़्यादा ये नेगेटिव वाली पावर के अंदर ही बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूँ, आपसे बोला जाए कि 5 टू द पावर 3 है, ठीक है, तो 5 टू द पावर 3 है, तो 5 टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/5 टू द पावर -3। लेकिन अगर मैं 6/7 लिखता हूँ और इसको -3 लिख देता हूँ तो ये 7/6 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, एक ही बात है। मैं लिखता हूँ 2/3 टू द पावर 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। बात समझ रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए अपने दिमाग में, ऐसा भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप मुझे बताएं, मुझे बताएं कि सर मुझे समझ में कम आ रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नए रूल की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा पावर और पावर लॉ, अब एक नया रूल आ जाता है, वो है लास्ट रूल, आप समझ सकते हो उसको, उसका नाम है पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि अगर बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तब क्या होगा। तो बहुत सिंपल लॉ है, जैसे कि a टू दी पावर m है और एक नंबर है b टू दी पावर m। अब इनकी क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है सेम है, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनके कॉमन पावर रेस कर देंगे। ये रूल है, ये सिंपल रूल हो गया। और इसी के अंदर डिवीज़न भी समझ में आ जाना चाहिए, यानी इसी रूल के अंदर डिवीज़न वाला भी समझ में आना चाहिए, यानी बेस अगर डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन पावर सेम है, डिवीज़न फॉर्म में है, तब भी आप ए और बी को डिवाइड कर दिए और सेम पावर लगा दिए, ये डिवीज़न वाले के अंदर आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आती है तो अब अपन आराम से एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट्स के और बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो रही बात इतनी जो रही एक्सपोनेंट्स ऑफ, अपन जो उन नंबर का देख रहे थे जिसकी पावर क्या है, इंटीग्रल पावर है। लेकिन अभी एक टॉपिक रह रहा है जिसकी पावर क्या हो, इंटीग्रल ना हो, रैशनल नंबर हो जाए, 1/2 1/3 ये वाली चीज़ें हो जाएँ, तो वो भी देखेंगे अभी। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बिफोर मूविंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 है, इसी क्वेश्चन के ऊपर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 4 ऐसे लिख सकते हो, है ना। और अगर जैसे कि अपन बात करें, एक और एग्जांपल ले लें, 2/2 का क्यूब है डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो 2/3 टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, 4/5 टू दी पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 5/4 टू दी पावर स्क्वायर है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो अपन पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन के अंदर अपन इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। ठीक है,
और भी आप चाहो तो जैसे कि अपने पास पावर अगर सेम, मतलब नंबर को सेम करना है, जैसे ये 4/5 है, डिवाइड बाय, अगर मुझे 4/5 ही करना है तो रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ और पावर को क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। अगेन वही वाली बात हो गई, कौन सा रूल लगा रहे हैं अपन, नेगेटिव इंटीग्रल पावर, a⁻⁻1/m = 1/a⁴ है। तो अगर a की वैल्यू 5/4 है तो 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। ये लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या किया, चेंज किया, 5/4 है। तो अगर मैं 1/a लिख रहा हूँ यानी 4/5 लिख रहा हूँ, तो 4/5 अगर सेम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये रूल लगा रहा हूँ बार बार। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है और डिवीज़न की फॉर्म में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 4/5 to the power 3 - -2। तो कितना आ जाएगा, 4/5 to the power 3 + 2 डेट इज़ 4/5 to the power 5। ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो फिर दिक्कत है, परेशानी है। तो वीडियो को पॉज करिए, वापस से रिवाइंड करिए, वापस से सुनिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को, काफ़ी अच्छे से अपन ने लिया है, धीरे धीरे अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से अपन लेके चल रहे हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और फिर वहीं से आगे बढ़िए, ठीक है। और नहीं फिर भी समझ में आता है तो फिर आप मुझसे जूम डिस्कशन के थ्रू, व्हाट्सअप कॉल के थ्रू या व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू या स्क्रीनशॉट के थ्रू मुझसे चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करिए। यही टाइम है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेट हो जाएगा अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने जो एक्सपोनेंट देखी थी वो क्या थी, इंटीग्रल एक्सपोनेंट थी। अब अपन बात करते हैं रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही रहेंगे जो इंटीग्रल पावर की थी। यानी जो पावर क्या थी, इंटीग्रल थी, यानी 2 to the power 2 था, 3 था, 4 था, लेकिन 2 to the power 1/3 नहीं था। तो अब वो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो रैशनल एक्सपोनेंट को अपन डिफाइन करते हैं, रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर। इसको अपन डिफाइन करके छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेट अस ट्राई टू स्टार्ट रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर। तो सपोज करो लेट ए बी ए पॉजिटिव, लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है कि ए पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव के लिए अभी तक आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना। लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और वही एन है जो पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव के लिए क्यों डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन डिफाइन करेंगे तो कई चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएंगी, जो अपन हायर क्लास में जाके आगे पढ़ेंगे अपन। क्योंकि जैसे कि अगर अपन बोलें इसको, अगर आप समझना भी चाहो तो जैसे 2 to the power 4 है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ -2 to the power 1/2, अब ये नंबर जो है ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2 to the power 1/2 तो समझ में आता है कि अगर चलो ये तो अभी अपन पढ़ेंगे आज, लेकिन -2 to the power 1/2 ये कौन सा नंबर है, ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपन इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो जो अंदर वाला नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन nth रूट जो डिफाइंड होता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, nth रूट। देन nth रूट ऑफ a इज डेनोटेड बाय a to the power 1/n। यानी इसका मतलब क्या है कि nth रूट लिख रहे हैं, a का कौन सा रूट लिख रहे हैं, nth रूट, ठीक है ना। डेट इज nth रूट, इसको कैसे बोला जाएगा, nth रूट ऑफ a, ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, nth रूट ऑफ a। तो अगर मैं बोलता हूँ कि थर्ड रूट ऑफ a निकालो, थर्ड रूट ऑफ a निकालो, थर्ड रूट ऑफ a कितना हो जाएगा, a to the power 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ a बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फोर्थ फाइंड या डोनेट फोर्थ रूट ऑफ 6, तो फोर्थ रूट ऑफ 6 कितना हो जाएगा। अगर आप फोर्थ रूट ऑफ 6 देखोगे तो फोर्थ रूट ऑफ 6, तो 6 का फोर्थ रूट, तो 6 1/4 लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ये जो लिखने का तरीका, अगर मैं आपसे बोलूँ एक और एग्जांपल ले जाए, 7th रूट ऑफ, सपोज करो अपन बोलते हैं 7th रूट ऑफ 11, तो यानी इसका मतलब क्या है, 7th रूट ऑफ 11 का मतलब क्या है कि 11 पे कौन सी पावर है, 1/7। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, nth रूट। रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, nth रूट।
जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें सिंपल सिंपल, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा, 81 टू द पावर हाफ, दैट इज इट इज़ द सेकेंड रूट ऑफ 81। सेकेंड रूट ऑफ 81 कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर, 18 को क्या ले सकते हैं 9 का स्क्वायर और इंटू हाफ। अब आप इनको पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी है a टू द पावर m टू द पावर n। तो इसका क्या लिखा जाता है, a टू द पावर mn। तो अगर इस प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 9 2 इंटू हाफ, तो ये कितना आ रहा है 9 टू द पावर 1। तो आंसर भी कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 का, स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आंसर भी कितना होता है 9 ही होता है। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप निकालो कि थर्ड रूट ऑफ 27 यानी क्यूब रूट ऑफ 27, तो यानी 27 टू द पावर 1/3, और 27 को क्या लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट में 3 टू द पावर 3। ठीक है ना, ये अपन पढ़ के आए हुए हैं सब। और इसको क्या लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई फॉर्म में 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 1। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता ही है कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो आप प्लीज़ पूछिए। फॉर एग्जांपल अगर अपन बोलें फिफ्थ रूट ऑफ 32 निकालो, फिफ्थ रूट ऑफ 32, तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ रूट ऑफ 32 का मतलब हुआ 32 पे कौन सी पावर रेज है 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। 32 को क्या लिख सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। ठीक है, और 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 इज नथिंग बट 2 टू दी पावर 1। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए, इसमें भी कोई डाउट एज सच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, समझ लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप समझो इसको। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, इसको लर्न कर लेना, समझ लेना कि माइनस ए एक नेगेटिव नंबर है नीचे अंदर और 1/x है। ठीक है ना, तो ये माइनस ऑफ ए टाइम्स 1/x के बराबर हो सकता है इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर x ऑड इंटीजर है तब ये नेगेटिव बाहर साइन लेके जा सकते हो। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ इसी में ये इम्प्लाइड है, यही इम्प्लाइड है, ये अपने आप ये चीज़ इम्प्लाइड हो जाएगी स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझ लेना कि माइनस ए टू दी पावर 1/x, ठीक है, इज़ नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। यानी अभी आपके इसमें क्या देखो कि अनडिफाइंड है ना, समझ लो कि अभी अनडिफाइंड है। अगर x क्या हो इवन इंटीजर, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि माइनस ए टू दी पावर 1/3, माइनस ए टू दी पावर 1/3 क्या है ये, अब ये 3 क्या है ऑड इंटीजर है, तो माइनस को मैं लेके जा सकता हूँ बाहर, ए टू दी पावर 1/3 माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ 2 3 2 का क्यूब हो जाएगा और इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि माइनस ए टू दी पावर 1/6, ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ए रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 1/6 क्या है आपका इवन इंटीजर है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट ए रियल नंबर। ये कौन सा नंबर है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे इन हायर ग्रेड्स है, क्लास 11th और क्लास 12th में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ये देखना कि ये रियल नंबर तो नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें अपने को दिमाग में रखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज जो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो आप चाहो तो अभी आज के लेक्चर्स को बस आज रिवाइज ही करो, कुछ ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम ख़त्म कर लें देन वी विल स्टार्ट विद ना। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, रिवाइज द लेक्चर और मेक द नोट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने क्लास एग्जाम्पल्स लिए हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, क्लास एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे, और आपके डाउट्स वगैरह जो होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, सो यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।